हो गया। हेलो स्टूडेंट्स। Hello guys, how are you? Kamlesh Vikram has been reached now. चलिए कुछ शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज की क्लास ऑप्शनल की क्लास है और आज हम लोग पूरी औपचारिक रूप से यहाँ पर अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि थोड़ा बहुत टॉपिक डिफरेंट एस्पेक्ट पे मैंने दूसरे तरह से आपको पढ़ाया भी था, विशेष रूप से मैंने सिलेबस बताए थे आप लोगों को और सिलेबस के साथ साथ विशेष रूप से मैंने कुछ और भी कई सारी चीज़ें टॉपिक्स डिस्कस भी किए थे। विशेष रूप से आपके सागर नीतल के उच्चावच में विशेष रूप से अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक की मैंने विशेष रूप से चर्चा की थी। मैंने लिखवाया भी था, सारी चीज़ों को समझाया था। आप लोग अपने सिलेबस को देखिए और अपने सिलेबस में आप आगे देखेंगे तो कई ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑप्शनल एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस, आइदर फॉर प्री और मेंस. So simply this topic is very important and just imagine which is the topic which I am going to discuss. कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जरा सोचिए। बाकी विक्रम अभी अवतार हो गए, नहीं पहुँचे, अवतार, हरमन और कई लोग नहीं बच्चे पहुँचे। तो भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ें क्लास में और हम लोग शुरू करते हैं। कमलेश और विक्रम गुड मॉर्निंग और बाकी सभी लोग जो आएंगे उनके लिए मैं एडवांस में गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ ताकि क्लास में इंटरप्शन ना हो। आप लोग जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक में विशेष रूप से जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर वो तो ठीक है कि आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर ये तो बता दीजिए कि आप पढ़ाने क्या जा रहे हैं। चलिए भाई देख लिया जाए। टॉपिक इज महासागरीय लवणता। ओशियनिक सैलिनिटी। ओशनिक सैलिनिटी एज यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझने का मतलब ये है कि आप ओशन में बहुत सारी होने वाली गतिविधियों को भी आसानी से समझ पाएंगे। देयर इज ए सर्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन इन द ओशन, बिटवीन यू कैन से कि सैलिनिटी एंड मोशन। ओशन में होने वाले जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं कुछ निश्चित तरह के उसमें रिलेशन पाए जाते हैं और ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं। यदि लवणता की बात करें तो लवणता हम बहुत ही साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि दिस इज ए फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ओशनिक वाटर। यह सागरी जल का एक भौतिक गुण है और इसी भौतिक गुण पर ही बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। जैसे सागर में होने वाली न सिर्फ गति बल्कि जीव जंतुओं का वितरण भी इस पर निर्भर करता है। पता बच्चों आप लोगों को, जीव जंतुओं का वितरण भी इस पर निर्भर करता है और उसके साथ साथ यह महासागर के तापमान आदि के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस भौतिक गुण पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे क्या है कैसे। ठीक है,
यदि लवणता की बात करें तो लवणता को हम लोग कई डायमेंशन से पढ़ेंगे, बहुत ही मल्टी फेसेट डायमेंशन इसमें आप लोग देखेंगे। जरा हम उस चीज की ही चर्चा कर दें कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेफिनेशन। उसकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा में विशेष रूप से उसकी सामान्य बातें क्या हैं, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देन नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं, यानी कि सैलिनिटी को नियंत्रण करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे स्रोत का, कि आखिर में ओशन में सैलिनिटी पाई कैसे जाती है, आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों है। दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न, ये सोचने वाली बात। और खारा क्यों है ये बात समझ में आ जाएगी, और विश्व के अलग अलग भागों में क्यों है ये नियंत्रक कारकों से समझ में आ जाएगी। और विश्व में कहां कहां क्या है, यानी कि वितरण क्या है, वितरण क्या है, यह भी हम आसानी से यहां पर समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमारा टॉपिक है, इस पर हम लोग देखेंगे। वितरण में जब हम लोग देखेंगे तो एक तो अक्षांशीय वितरण, अक्षांश के आधार पर वितरण क्या देखा जाता है, फिर एक दूसरा प्रादेशिक वितरण। रीजनल क्या क्या इसका देखा जा रहा है, और जब रीजनल में देखेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे विशेष रूप से प्रशांत महासागर का क्या स्थिति है, अटलांटिक की क्या स्थिति है, अटलांटिक महासागर, एंड देन आफ्टर हिंद महासागर की क्या स्थिति, इन तीनों सागरों में क्या क्या स्थिति देखी जा रही है लवणता की, ये हमारा आज अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय होगा। बच्चों, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो थोड़ा सा सोचिए कैसे क्या है। फिर जब आगे बढ़ेंगे प्रादेशिक वितरण में ही एक और देखा जाएगा, आंशिक एवं पूर्णतः बंद सागरों की क्या स्थिति है भाई। आंशिक एवं पूर्णतः बंद सागरों में क्या देखा जा रहा है, यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक, ये आपका हो गया वितरण। और वितरण में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और देख लिया जाता है, वह है लंबवत। एक दूसरा क्या है, लंबवत वितरण। इस तरह से यह एक कंप्लीट टॉपिक बनता है। ये सारे डायमेंशन आपको देखने होंगे। जब इन सभी डायमेंशन से देखेंगे तब आपके मेंस में क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है बच्चे, बात ध्यान रखना। और मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि दिस टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नो डाउट ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ऑप्शनल है, और इस ऑप्शनल से बहुत अधिक नंबर आने की संभावना होती है। परंतु एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा, कंप्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए। वैसे कोई भी ऑप्शनल हो, नाउअडेज एवरी ऑप्शनल रिक्वायर कंप्रिहेंसिव स्टडी, बट ज्योग्राफी के साथ स्पेसिफिक बात यह है कि यह एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और टॉपिक वेल डिफाइंड है। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है, जैसे बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के अन्य आप लोग ऑप्शनल्स में देखोगे। तो यहाँ पे एडवांटेजियस है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई स्रोत क्या है, महासागरों में लवणता के वितरण का स्रोत बताइए। जो टॉपिक है ना, यही सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे। महासागर में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, महासागरों में स्रोत लवणता के स्रोत पर प्रकाश डालिए,
या अक्षांश स्थिति क्या देखी जाती है लवणता की, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। या प्रशांत महासागर के अलग अलग भागों में लवणता में वितरण का जो अंतर देखा जाता है वह क्यों है, या प्रशांत महासागर में लवणता के वितरण पर प्रकाश डाले। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और यदि आपने पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, काम कीजिए। ज्योग्राफी में जैसा मेरा दावा है आप लोग काम करते हैं मेरे साथ तो डेफिनेटली 310, 320 एंड 330 मार्क्स आपके हिंदी मीडियम में आएंगे। जस्ट नीड टू डू समथिंग मोर, कुछ अधिक करने की आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं बात कही जाती है दिल मांगे मोर, सुना होगा आप लोगों ने ये दिल मांगे मोर। तो कई बार किसी भी ऑप्शनल में एग्जामिनर कुछ मांगता एक्स्ट्रा है बेटा, जब 360% से ऊपर मार्क्स लाने के प्रयास में रहते हैं, जहां पर आपकी सफलता 100% बनने लगती है तो उसके लिए निश्चित दिल मांगे मोर वाली बात अप्लाई होती है। कैसे भाई? तो सिंपल सी बात यह है कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होना चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स अपने आप सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इसमें घुमाव चढ़ाव है नहीं। तो कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो या साइंस बैकग्राउंड का, वो परफॉर्म बहुत जबरदस्त करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी पर आप लोग विचार करिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय उन सभी को एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, देखते हैं। टॉपिक शुरू करने के क्रम में मैंने पहले ही कहा था कि जो लवणता का टॉपिक है, सबसे पहले हम देखें प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं। तो जरा सभी लोग जो हैं कुछ प्रश्नों को लिख लें भाई कि लवणता पर कौन कौन से प्रश्न आए हैं। यदि लवणता पर प्रश्नों की बात करें तो कुछ एक प्रश्न आप इसमें देखेंगे, लिखिए जरा जल्दी से। जल्दी से लिखिए। हिंद महासागर में लवणता प्रतिरूप, हिंद महासागर में लवणता प्रतिरूप सिंगल कोमा बंद लवणता प्रतिरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सैलिनिटी पैटर्न इन इंडियन ओशन। देखो आ गया ना यहाँ पे कि हिंद महासागर के अलग अलग भागों में क्या क्या स्थिति है, व्हाट द कंडीशन इन द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, और व्हाट द कंडीशन इन अरेबियन सी और रेड सी और गल्फ ऑफ पर्सिया, और वाई, क्यों है भाई, क्या है और क्यों है, ये दोनों बातें यहां पर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों एवं आंशिक घिरे सागरों में, महासागरों एवं आंशिक घिरे सागरों में लवणता के लिए वितरण, लवणता के लिए वितरण का कारण, लवणता के लिए वितरण का सकारण वर्णन कीजिए, सकारण विवरण दीजिए, सकारण विवरण दीजिए। ठीक है, ये आया हुआ 93 में, और पहले वाला जो क्वेश्चन आया था वो 2011 में आया हुआ है, वो 30 नंबर का है, ये वाला 60 नंबर का। पहले क्वेश्चन बड़े बड़े आया करते थे। एक देखिए कैसे जोड़ के पूछा हुआ है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, जस्ट लिसन। महासागर, महासागर जल में, लिखिए जल्दी से, महासागर जल में ताप, लवणता, महासागर जल में ताप, लवणता और घनत्व के अंतर, महासागर के जल में ताप, लवणता और घनत्व के अंतर महासागर जल के परिसंचरण के,
महासागर जल के परिसंचरण के प्रधान कारण हैं, डबल कोमा में बंद यानी स्टेटमेंट है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए 2011 में आया हुआ है। यानी कि सोचिए 2011 में लवणता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ के दो क्वेश्चन पूछ दिया। एक तो सीधे सीधे हिंद महासागर में लवणता के प्रतिरूप पर प्रकाश डालिए, और दूसरा लवणता का प्रभाव क्या पड़ता है, परिसंचरण से क्या कोई रिलेशन है, उससे जोड़ के पूछा हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन एक और लिखिए। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है और एक बार ध्यान रखना, कई बार प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं, उसमें आप लोग कभी परेशान मत होइएगा। लिखिए, समुद्र में लवणता के वितरण प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। समुद्र में लवणता के वितरण प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। लवणता की मात्रा तथा सामुद्रिक धाराओं में अंतः संबंध दर्शाइए। देखिए फिर से जोड़ के पूछ लिया। Explain the distributional pattern of salinity in the ocean. Bring out the relationship between amounts of salinity and ocean currents. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। महासागरीय जल में लवणता वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। लवणता वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। एनालाइज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल के खारेपन की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए तथा तत्संबंधी अनेक कारकों की व्याख्या कीजिए। Explain the variation of salinity of the oceanic water and discuss the various causes related to it। ये 2005 में यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। फिर एक और लिखे क्वेश्चन, समुद्री जल की लवणता के कारकों को समझाइए। उसके ऊर्ध्वाधर मतलब होता वर्टिकल, लंबवत। ऊर्ध्वाधर वितरण पर प्रकाश डालिए। Bring out the factors of salinity of ocean waters. Highlight its vertical distribution.
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया है यूपी पीसीएस में। स्टेटमेंट है, सिंगल कोमा से शुरू करिए। समुद्री जल सदैव खारा होता है। समुद्री जल सदैव खारा होता है, लेकिन खारापन सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है। लेकिन खारापन सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है। समुद्री जल खारा होता है, लेकिन खारापन सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? महासागरों में खारेपन को महासागरों में खारेपन को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन कीजिए। प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन कीजिए। याद रहेगा बच्चों? देखो सीधा सीधा क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये 2016 में यूपी पीसीएस में आया हुआ। समुद्र जल खारा है। देखो रिपीट कर दिया एकदम। समुद्र जल खारा है, लेकिन खारापन सर्वत्र समान नहीं है। लेकिन खारापन सर्वत्र समान नहीं है। सिंगल कोमा बंद। सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। सो उदाहरण यानी उदाहरण के साथ। सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए। बेटा ये जितने क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए ना, इन पर आपने काम कर लिया तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। अब जरा इस पर शॉर्ट नोट्स भी लिख लो, जो यूपीएससी में भविष्य में पूछे जा सकते हैं। कभी 10 नंबर में, कभी 15 नंबर में लिखिए। महासागरों में पाए जाने वाले महासागरों में पाए जाने वाले अक्षांशीय लवणता के वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है? वितरण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर टू, प्रशांत महासागर में / अटलांटिक महासागर यानी कि 2 प्रश्न मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूं कि या तो कभी हो सकता है प्रशांत महासागर या फिर कभी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर / अटलांटिक महासागर यानी कि इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। अटलांटिक महासागर में लवणता के वितरण प्रतिरूप का
सो उदाहरण वर्णन कीजिए। वितरण प्रतिरूप का सह उदाहरण वर्णन कीजिए। सह उदाहरण वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में लवणता के स्रोत, महासागरों में पाई जाने वाली लवणता, महासागरों में पाई जाने वाली लवणता के स्रोतों पर, लवणता के स्रोतों पर वर्णन, स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ये भविष्य में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक बंद सागरों में आंशिक बंद सागरों में पाई जाने वाली लवणता, पाई जाने वाली लवणता के वितरण प्रतिरूप को, पाई जाने वाली लवणता के वितरण प्रतिरूप को अटलांटिक महासागर के विशेष संदर्भ में, अटलांटिक महासागर के विशेष संदर्भ में, विशेष संदर्भ में बताइए या विशेष संदर्भ में समझाइए। क्लियर? तो इस तरह से भाई ये सब ध्यान रखा करो। ये सब प्रश्न हुए, ये सब डायमेंशन हुए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका डायमेंशन हो गया और बाकी प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटीज बनती। ठीक है, चलिए आइए शुरू किया जाए। कमलेश लिखता है कि सर किताब का नाम क्या है, तो मैं तो शायद पहले ही बताया था। एक बुक है ये साइंटिफिक रीडर्स, ये क्वेश्चन बैंक आती है साइंटिफिक रीडर्स जो है, और ये अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल हो सकता हो, तो इस पर आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो ज्ञानवर्ल्ड.com पे आप जाइएगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसी यहाँ से ये निकलती भी है, तो वहाँ से भी ये आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी साइंटिफिकली दिया हुआ है, मतलब इस तरह से कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड है क्वेश्चन कि ओशन आपके ओशनोग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ईयर वाइज, फिर हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ, फिर उसके साथ साथ यूपीएससी के क्वेश्चन दिए हुए और यूपी पीसीएस के भी दिए हुए। चूंकि जानते हो कि आप लोग यूपीएससी के बाद सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं तो वो है यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस का प्री और यूपी पीसीएस का मेंस दोनों अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल माना जाता है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इधर से उधर घूमते रहते हैं, यानी कि हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है तो वह यूपी पीसीएस में भी पूछ लिया जाए। और गाहे बगाहे तो ये स्थिति देखी जाती है कि इधर का क्वेश्चन, यानी कि पीसीएस में कोई कभी कभार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे घुमा फिरा के आपके यूपीएससी में पूछ लिए जाए। कुल मिला के टॉपिक तो बेटा वही रहता है ना, हमेशा ध्यान रखो दुनिया गोल है। यदि आप एक सर्टन
प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जैसा मैंने अभी प्रश्न दे दिया, इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं। ठीक है, आइए टॉपिक हम लोग शुरू करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ऑल दीज आर क्वेश्चंस एंड रिलेटेड। अब हम लोग मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज सैलिनिटी। यदि हम लवणता को परिभाषित करें तो आप लोग देखोगे इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जल पाए जाते हैं। आप एक तो जल कहते हो खारा जल और एक कहते हो मीठा जल। खारा जल और मीठा जल या ताजा जल, फ्रेश वाटर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है सलाइन वाटर। दो तरह के पानी पाए जाते हैं। ये पानी सामान्यतः सागरों में होता है, कुछ खारे पानी की झीलें वगैरह भी हो सकती हैं, सामान्यतः खारे सागरों में, और ये जो होता है सामान्यतः नदियों में, झीलों में, भूगर्भीय जल और या फिर हिमनद के रूप में पाया जाता है। हिमनद के रूप में पाया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी पृथ्वी के नियर अबाउट 71% एरिया पर जल फैला हुआ है और उस 71% का 97.25% जो जल है वह खारा जल है, जो महासागरों में, सागरों में और खाड़ियों में विशेष रूप से पाया जाता है, या फिर कुछ आंतरिक भागों में स्थित विशेष तरह की खारी झीलों में पाया जाता है। ये कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। और यह भी सत्य है कि ये जो सागर का खारा जल है, इसी जल का इवेपोरेशन होता है, तो इसी इवेपोरेशन से स्थल पर वर्षण होता है और उसी वर्षण से स्थल पर ताजा पानी बनता है। यानी कि अल्टीमेटली ये खारा जल जो है यही इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हाइड्रोसाइकिल के रूप में, यानी कि जल चक्र के द्वारा यह पहुंचता रहता है हर जगह। कहीं पर फिर ताजे पानी में हो जाता, नहीं तो भाई फिर तो खारा पानी है ही। ये जो खारा पानी पाया जाता है जो सागरों में है, सोचने वाली बात है कि खारा कैसे हो गया, ये खारा हो कैसे गया, ये सोचने वाली बात है। यदि हम इस तरह से भी सोचें तो सबसे पहले हम इसके सोचते हैं कि खारापन है क्या। सबसे पहले हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। खारापन यानी कि लवणता, ध्यान रखना, खारापन यानी लवणता। महासागरी जल में खारापन है, महासागरी जल में लवणता है, इसीलिए आपका टॉपिक है महासागरी लवणता। महासागरी लवणता को बहुत सिंपल भाषा में परिभाषित करें तो आप कह सकते हो कि महासागरी लवणता कुछ और नहीं, महासागरी जल में घुली हुई अशुद्धियां। महासागरी जल में घुली हुई अशुद्धियां हैं। या थोड़ा और साइंटिफिक रूप में जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि महासागरी जल में घुले हुए विभिन्न प्रकार के खनिजों की मात्रा ही उसकी लवणता कहलाती है। विभिन्न प्रकार के घुले हुए खनिजों की मात्रा ही उसकी लवणता कहलाती है। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। महासागरी जल में, महासागरी जल में घुले हुए, महासागरी जल में घुले हुए, महासागरी जल में घुले हुए विभिन्न प्रकार के खनिजों, घुले हुए विभिन्न प्रकार के खनिजों, घुले हुए विभिन्न प्रकार के खनिजों की मात्रा ही लवणता कहलाती है। लवणता कहलाती है।
अर्थात महासागरीय जल में विभिन्न प्रकार के घुली हुई अशुद्धियां ही लवणता कही जा सकती हैं। सामान्य रूप में माना जाता है कि महासागरीय जल में स्थल पर पाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के खनिज घुले हुए होते हैं। परंतु इनमें इसे बंद कर दो। इसे बंद कर दो। परंतु इनमें 47 खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें 47 खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन 47 में से भी इन 47 में से भी 7-8 खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि। नेक्स्ट पैरा।
सामान्य रूप से लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा ब्रैकेट में ऐसे लिख दें। मैंने बताया भी था, जीएस में शायद आप लोगों को याद हो कि इसका मतलब है प्रति 1000 ग्राम। प्रति 1000 ग्राम का सिंपल मतलब है कि इफ यू आर टेकिंग 1000 ग्राम ऑफ ओसनिक वाटर and you are if going to evaporate that, at that time you will get near about, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि महासागर की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम पानी लेने पर आपको 35 ग्राम नमक मिलेगा। याद रहेगा? तो उसी सेंस में वर्ड यूज हुआ है कि लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 35 प्रति 1000 ग्राम, अर्थात 1000 ग्राम सागरी जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा पाई जाती है। 30 ग्राम लवण की मात्रा पाई जाती है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा ब्रैकेट में आइसोहेलाइन, समलवण रेखा आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब लिखिए जरा स्रोत क्या है भाई। यहां पे थोड़ा सा देख लिया जाए कि महासागरीय जल में लवणता का स्रोत क्या है। ये मैंने हालांकि डिस्कस किया हुआ है जीएस में, यदि जिन बच्चों को याद है कुछ तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, परंतु यहां पर मैं जरूर ब्रॉडली डिस्कस करना चाहूंगा। यदि स्रोत के रूप में बात करें तो इसको लेकर दो तरह के सिद्धांत प्रचलित हैं। एक सिद्धांत यह मानता है कि महासागरीय क्रस्ट अपने आप में ही लवणता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि शुरुआती दौर में जब पृथ्वी बनी तो और जब महाद्वीप और महासागर बन रहा था तो महासागरीय क्रस्ट में ऐसे मिनरल अधिक मात्रा में थे, तो ज्यों बारिश हुई तो उन निम्न भागों में पानी जब इकट्ठा हुआ तो चूंकि ये सभी चीज इजीली सॉल्युबल हैं तो पानी में घुल गए और पानी में घुलने की वजह से ये स्थिति बन गई। परंतु विद्वानों का दूसरा समूह यह मानता है कि इसका प्रमुख कारण महासागरीय क्रस्ट नहीं है, बल्कि स्थल पर पाई जाने वाली नदियां मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती हैं। यानी कि स्थल पर जो भी
नदियां हैं वे स्थल पर पाए जाने वाले खनिजों को घोलकर बहाते हुए लेकर जाती हैं और वहां पर सागर में जमा करती रहती हैं। इसीलिए एक लंबे समयानुसार सागरीय लवणता में बहुत माइन्यूट अंतर धीरे धीरे आता रहता है। यह एक विचार है जो सबसे अधिक एक्सेप्टेबल है। इसमें यह विशेष रूप से माना जाता है कि ये जो नदियां हैं वैसे तो ये ताजे जल का स्रोत है, यानी कि इनके पानी में खारापन नहीं होता है। तो आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि जब ये खारापन नहीं लिए हुए होती हैं तो ये फिर कैसे सागर के पानी को खारा कर देती है? बात तो बिल्कुल सही है। यदि इस संदर्भ में आप लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल सी बात समझ में आएगी और कुछ जटिल भी है कि नो डाउट नदियां ताजे पानी की स्रोत होती हैं जिसमें सर्वाधिक कंसंट्रेशन कैल्शियम के यौगिकों का होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह के कंपोजिशन उसमें अधिक पाए जाते हैं और इसी वजह से पानी उसका मीठा लगता है। ठीक है, यानी कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट वगैरह कैल्शियम के यौगिक लगभग 60% से अधिक होते हैं। इस वजह से आप देखोगे उसका पानी मीठा होता है या ताजा पानी कहा जाता है। ऐसा कतई नहीं है कि उसमें NaCl यानी कि नमक नहीं होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड जरूर होता है, परंतु उसकी मात्रा 2% से भी कम होती है, जिसकी वजह से उसका स्वाद उभर नहीं पाता है। ठीक है, और यह नदी का जल जब सागर में जाके गिरता है जिसमें कैल्शियम के यौगिकों की मात्रा अधिक है, कैल्शियम के यौगिकों को उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु अपनी वृद्धि एवं विकास में प्रयोग कर लेते हैं। भाई ज्यादातर जीव जंतुओं की जो शरीर बनी हुई है वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है ना। हमारी बॉडी में कैल्शियम एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, हमारी हड्डियों वगैरह के बनाने में उस महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अधिकांश जो मात्रा पहुंचती है सागर में वह जीव जंतुओं द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो तो साफ कम हो गए और वहीं पर कैल्शियम जो है आपके वहीं पर NaCl जो है वह कंज्यूम नहीं हो पाता है और वह जो 2% है जुड़ते 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 और अन्य दूसरे प्रकार की जो रासायनिक क्रिया होती हैं उनके वजह से भी इसकी मात्रा देखते देखते बढ़ के सागरी जल में 78% तक पाई जाती है। यानी सबसे अधिक नमक मिलता है, NaCl 78% पाया जाता है, इसीलिए इसका टेस्ट सबसे अधिक उभर के सामने आता है। तो इसीलिए नाम दे दिया गया है विशेष रूप से लवणता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरह से इसकी व्याख्या आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिखिए जल्दी से। महासागरों में पाई जाने वाली लवणता, महासागरों में पाई जाने वाली लवणता के स्रोतों के संदर्भ में, पाई जाने वाली लवणता के स्रोतों के संदर्भ में विद्वानों द्वारा अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। विद्वानों द्वारा अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विद्वानों के एक समूह द्वारा, विद्वानों के एक समूह द्वारा माना जाता है कि, विद्वानों के एक समूह द्वारा माना जाता है कि महासागरीय लवणता के लिए महासागरीय लवणता के लिए
महासागरी क्रस्ट की चट्टानें, महासागरी क्रस्ट की चट्टानें ही विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। विशेष रूप से उत्तरदायी हैं अर्थात शुरुआती दौर में जब पृथ्वी ठंडी हुई, शुरुआती दौर में जब पृथ्वी ठंडी हुई और इस पर महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई, जिससे जल धीरे धीरे सागरों में इकट्ठा होना प्रारंभ हुआ, परिणाम स्वरूप महासागरी क्रस्ट की चट्टानें घुलकर सागरी जल को खारा बना दिया। परंतु इस बात पर अधिकांश विद्वान सहमत नहीं हैं। आप लिखे पॉइंट नंबर 2, महासागरीय लवणता के स्रोत के विषय में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि स्थल पर बहने वाली नदियां ही महासागर में लवणता के लिए उत्तरदायी हैं। विद्वानों का मानना है कि नदी जल में कैल्शियम के यौगिकों की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम के यौगिकों की मात्रा अधिक होती है
कैल्शियम के यौगिकों की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से इसका पानी मीठा होता है। नदी जल में लगभग 60% कैल्शियम के यौगिक होते हैं, तो वहीं सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2% से भी कम होती है। दो प्रतिशत से भी कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप ही महासागरी जल नदी जल मीठा महसूस होता है। यह नदी जल जब सागर में गिरता है, यह नदी जल जब सागर में गिरता है तो इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम के यौगिक जीव जंतुओं द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। जबकि सूक्ष्म मात्रा में पाया जाने वाला NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सूक्ष्म मात्रा में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड सागरी जल में एकत्रित होता रहता है। जिसके प्रभाव स्वरूप लंबे समय में इसकी मात्रा अधिक हो गई। फिर एक और लिखो, पॉइंट नंबर 3, सागर नीतल पर ज्वालामुखी की क्रिया का विस्फोट भी होता रहता है। सागर नीतल पर ज्वालामुखी की क्रिया का विस्फोट भी होता रहता है।
परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप उससे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज भी घुलते रहते हैं। तो ये सब याद रहेगा। तो ये सब कुछ बातें हो सकता है कभी भविष्य में शोध के रूप में पूछ दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? तीसरा टॉपिक हमने देखा था वो डायमेंशन है कि लवणता को नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे कि विश्व में वैसे तो औसत लवणता 35 प्रति हजार ग्राम है। सागरों में लवणता 35 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह देखी जाती है कि विश्व के अलग अलग भागों में, यानी कि यदि गोलार्ध के आधार पर देखें तो सिंपल वे में कह सकते हैं नॉर्दर्न साइड आपको अलग लवणता मिलेगी और सदर्न गोलार्ध में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अलग लवणता मिलेगी। फर्स्ट सेकंड, फिर महासागर के हिसाब से देखें तो आपको प्रशांत महासागर की औसत लवणता कुछ और मिलेगी, पैसिफिक ओशन की औसत लवणता कुछ और मिलेगी, इंडियन ओशन की कुछ लवणता और मिलेगी। फिर थर्ड, एक ही महासागर के अलग अलग भागों में विद इन द ओशन इफ यू सी इन डिफरेंट पार्ट हैव डिफरेंट salinity. It means different part of the ocean has different salinity, somewhere very high salinity and somewhere very low salinity. सोचिए, एक ही महासागर है, हो सकता है इधर कुछ और हो उधर कुछ और हो। जैसे अरब सागर में अलग लवणता है, वहीं लाल सागर के अलग लवणता है, वहीं पर अरब सागर के अलग लवणता है, बंगाल की खाड़ी के अलग है, वहीं पे अरब सागर से लगी हुई फारस की खाड़ी की अलग लवणता है और अरब सागर की अलग है। कैस्पियन सागर में ही आप जाओगे तो कैस्पियन सागर के नॉर्थ वाले पार्ट में अलग लवणता है, सदर्न वाले पार्ट में अलग है। इसी तरह से आप लोग जाओगे विशेष रूप से भूमध्य सागर के अलग लवणता पाओगे और ब्लैक सी के अलग पाओगे। इट मीन्स इन द डिफरेंट रीजन डिफरेंट सैलिनिटी आर फाउंड देयर। तो दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई क्या है, ऐसा क्यों है। इट मीन्स देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ कारक हैं, कुछ कारक ऐसे हैं जो लवणता के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी वजह से अलग अलग भागों में लवणता अलग अलग देखी जाती है। यदि लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो कुछ कई सारे कारक आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे वाष्पीकरण दिखाई देगा, स्वच्छ जल की आपूर्ति दिखाई देगी, समुद्री जल धाराएं दिखाई देंगी, पवन एवं दाब की स्थिति दिखाई देगी। कुछ ऐसे कारक हैं जैसे वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, दूसरा स्वच्छ जल की आपूर्ति, तीसरा महासागरीय गतियां और नंबर 4 कह सकते हो
वायुमंडलीय दाब एवं पवनों की दिशा। ये कुछ खास चीजें हैं जो लवणता के वितरण को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं बच्चों, पता आप लोगों को। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। कहीं पर इनवर्स रिलेशन दिखाई देगा, कहीं प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखाई देगा, पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी कि लवणता अलग अलग पाई जाती है। चलिए लिखिए जरा, लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल में लवणता का वितरण, दीपक पानी दो, लवणता का वितरण समान नहीं पाया जाता है, समान नहीं पाया जाता है। यद्यपि महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार ग्राम है, 35 प्रति हजार ग्राम है, फिर भी अलग अलग महासागरों में, और एक ही महासागर के अलग अलग भागों में, लवणता अलग अलग पाई जाती है। लवणता अलग अलग पाई जाती है। लवणता में यह भिन्नता कुछ निश्चित कारकों का परिणाम होती है, जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है, सकती नहीं की जाती है, की जाती है। नंबर एक वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। नंबर एक इवेपोरेशन। एक बात बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि जब भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान जो भी जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे ही केवल इवेपोरेट होते हैं, वे ही केवल गैसियस फॉर्म में ऊपर उड़ जाते हैं। वहीं पर जो भी चीज सॉलिड फॉर्म में होगी, पार्टिकल चाहे कितना हो छोटा हो, वो ऊपर नहीं जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी गिलास में पानी रख देंगे कई दिनों तक, तो जब उसका पानी अपने आप उड़ जाएगा तो आप देखोगे इस गिलास पर एक नीचे की ओर लेयर, पतली लेयर जम जाती है। कभी आप लोग देखिए, उस पर एक पतली लेयर जम जाती है। बिल्कुल सही बात है। या फिर आप लोगों ने कभी पानी को उबाला हो, पानी को उबालिए और जब पानी को उबालेंगे तो पानी जब उड़ जाएगा तो बर्तन की दीवारों पर देखोगे चिपक जाएंगे।
या फिर और इंटरेस्टिंग बात, आप लोग इमर्सन रोड से पानी गर्म करते होंगे, तो इमर्सन रोड पे आप देखोगे कुछ समय बाद एक लेयर सी जम जाती है। कभी देखना, कई बार वो लेयर बढ़ते बढ़ते एक मोटी लेयर जम जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भारी पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर खींच लेती है और वहां पर चिपक से जाते हैं और पानी गर्म होके उड़ जाता है। तो यहाँ पे कहने का सिंपल मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां पर सागरीय या महासागरीय जल इवेपोरेट होके उड़ता रहता है। परिणाम स्वरूप वहां पर देखा जाता है कि लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि तापमान और लवणता में सीधा सीधा संबंध पाया जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में तापमान ज्यादा होगा तो लवणता भी वहां पर अधिक होगी, क्योंकि तापमान ज्यादा होने का मतलब है वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से सागरीय जल में लवणता अधिक पाई जाती है। यानी कि अधिक वाष्पीकरण अधिक लवणता, सीधा सीधा कह सकते हो एकदम प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब भाई तापमान की बात करोगे तो तापमान आप देखोगे सामान्यतः कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है। आप देखोगे स्थल पर या सागर में सामान्यतः तापमान अधिकतम कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में देखा जाता है, तो वहां पर वाष्पीकरण की दर भी अधिकतम पाई जाती है और इसी वजह से वहां पर लवणता भी अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर आप जाओगे उच्च अक्षांशों पर तो तापमान गिरने लगता है, वाष्पीकरण की दर कम होने लगती है, तो लवणता भी वहां पर देखोगे तुलनात्मक रूप से कम होगी। ये बड़ी खास बात है बच्चों, ध्यान रखना। तो वाष्पीकरण का सीधा सीधा रिलेशन है। लिखिए, वाष्पीकरण और लवणता में, वाष्पीकरण और लवणता में समानुपातिक संबंध होता है। समानुपातिक संबंध होता है, अर्थात जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, अधिक होता है, सागरीय जल में लवणता भी अधिक पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया में केवल जल के अणुओं का वाष्पीकरण होता है, केवल जल के अणुओं का वाष्पीकरण होता है, केवल जल के अणुओं का वाष्पीकरण होता है, न कि ठोस अणुओं का। जल में घुले हुए खनिजों के अणु, जल में घुले हुए खनिजों के अणु सतह पर छूट जाते हैं, सतह पर छूट जाते हैं, जिससे
लवणता बढ़ जाती है, जिससे लवणता बढ़ जाती है। लवणता बढ़ जाती है। इसीलिए कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में सर्वाधिक लवणता देखी जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में शुष्क वायु और साल के सभी दिनों में साफ मौसम के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इसके विपरीत विषुवतरेखी क्षेत्र में उच्च तापमान होने के बावजूद भी वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है। होने के बावजूद भी वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है, जिससे वाष्पीकरण निम्न पाया जाता है। भाई डेली वहां पर वर्षा होती रहती है, क्योंकि वहां पर प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वच्छ जल की आपूर्ति में जब बात होती है तो एक आता है वर्षा और दूसरा है नदियां, या तो रिवर या फिर वर्षा, स्वच्छ जल के रूप में वर्षा। सामान्यतः देखा जाता है जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां पर लवणता कम होती है, क्योंकि वर्षा का मतलब ही अपने आप में स्वच्छ जल है। ध्यान रखना, वर्षा का जल कभी भी खारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इवेपोरेशन की प्रक्रिया में हमेशा जल के मॉलिक्यूल उड़ते हैं, ना कि उसमें घुले हुए किसी प्रकार के सॉलिड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल उड़ते हैं। तो जो पानी ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, जो वर्षित होता है, जब वर्षण की क्रिया होती है तो ऐसे में वो हमेशा
स्वच्छ जल का होता है। और जब स्वच्छ जल होगा तो इतना मात्रा में पानी जब गिरेगा तो कोई भी चीज डाइल्यूट हो जाएगी। जैसे मान लो इस गिलास में आधा चम्मच चीनी घोल के मैंने पहले डाला हुआ है और ऊपर से पता चला कि इसमें भी पानी भर दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। और दूसरे यही दूसरी गिलास रखी हुई जिसमें आधा चम्मच चीनी उसमें भी डाला हुआ है पानी के साथ जितना क्वांटिटी इसमें, परंतु वहां भी इवेपोरेशन हो रहा है तो धीरे धीरे आप देखोगे उसमें चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, चीनी की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर वर्षा जल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वर्षा हमेशा कहां होती है? विषुवत रेखा में। इन द रीजन ऑफ इक्वेटर एवरीडे रेनफॉल in between 2 to 4 o'clock everyday rainfall is there, and this rainfall is a torrential rainfall, heavy rainfall. So this region receives huge amount of precipitation. बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होती है। सोचिए तो वहां का पानी डाइल्यूट तो हो जाएगा ना। यस, दिस इज द कॉज। लिखिए, सागरों में लवणता के वितरण को, महासागरों में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति एक सर्वप्रमुख कारण माना जाता है, एक सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। चूंकि वर्षा जल स्वच्छ जल होता है, चूंकि वर्षा जल स्वच्छ जल होता है, तो ऐसे में जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, अतः जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां पर महासागरीय जल की लवणता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्रों में साल के सभी दिनों में वर्षा होती रहती है, अतः इसकी लवणता इस क्षेत्र में लवणता न्यून पाई जाती है। इसके विपरीत कर्क और मकर रेखा के क्षेत्रों के आसपास, इसके विपरीत कर्क और मकर रेखा के क्षेत्रों के आसपास
साल के सभी दिनों में शुष्क मौसम बना रहता है, अतः यहां पर लवणता उच्च पाई जाती है। उच्च पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो नदियां। लवणता के वितरण में एवं उनके निर्धारण में नदियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नदियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नदियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चूंकि नदियां स्वच्छ जल के स्रोत होती हैं, चूंकि नदियां स्वच्छ जल के स्रोत होती हैं, अतः उनके मुहाने के आसपास के क्षेत्रों में लवणता बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम पाई जाती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बंगाल की खाड़ी की लवणता उसी अक्षांश पर विस्तृत अरब सागर की तुलना में लगभग उसी अक्षांश पर विस्तृत अरब सागर की तुलना में काफी कम पाई जाती है। काफी कम पाई जाती है। इसी प्रकार काला सागर में डैन्यूब, नीपर एवं डोन द्वारा बड़ी मात्रा में जलापूर्ति के प्रभाव स्वरूप लवणता कम पाई जाती है। लवणता भूमध्य सागर की तुलना में कम पाई जाती है।
भूमध्य सागर की तुलना में कम पाई जाती है। इसी प्रकार की स्थिति अमेजन, कोंगो, मिसिसिपी, आदि नदियों के मुहाने के आसपास भी देखी जाती है। नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति का प्रभाव, न सिर्फ आंशिक बंद सागरों पर पड़ता है, बल्कि इसका अत्यधिक प्रभाव पूर्णतः बंद सागरों पर भी देखा जाता है। जैसे कैस्पियन सागर, इसके उत्तरवर्ती भाग की लवणता, 17-18 प्रति हजार ग्राम, 17-18 प्रति हजार ग्राम देखी जाती है, क्योंकि इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियां बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं। सोचिए, ये बड़ी खास बात। चलिए, लास्ट क्या है भाई? महासागरीय गतियां, ये भी लवणता के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महासागर में आप लोग जानते ही हैं और आगे पढ़ेंगे कि निरंतर जल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से जल विषुवत रेखा की ओर आता रहता है। जैसा कि ये भी जानते, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है। क्योंकि तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण अधिक होती है, तो लवणता भी अधिक होती है। तो इसका मतलब है निम्न अक्षांशों से जो जल ध्रुवों की ओर जाएगा जल धाराओं के रूप में, वहां पर लवणता बढ़ जाएगी। जैसे उत्तरी सागर, नॉर्वेजियन सागर एक ऐसे सागर हैं जो उच्च अक्षांशों पर स्थित हैं, उसके बावजूद उनकी लवणता बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गल्फ स्ट्रीम इज हाईली अफेक्टेड, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, पूरे एरिया में सैलिनिटी को बढ़ा देती है। लिखिए,
लवणता के वितरण लवणता के निर्धारक कारकों में लवणता के वितरण में निर्धारक कारकों में जलधाराएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जलधाराएं भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के उच्च लवणता वाले जल को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों के जलधाराएं निम्न अक्षांशों के उच्च लवणता के जल को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के निम्न लवणता के जल को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप मार्ग में पड़ने वाले जलीय क्षेत्रों के लवणता को प्रभावित करती हैं। ये बात समझ में आ रही है? जिसके प्रभाव स्वरूप ही निम्न अक्षांशों पर स्थित उच्च अक्षांशों पर स्थित जिसके प्रभाव स्वरूप ही उच्च अक्षांशों पर स्थित उत्तरी सागर एवं नॉर्वेजियन सागर की लवणता गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव स्वरूप उच्च पाई जाती है। तो वहीं लैब्राडोर ठंडी जलधारा के प्रभाव स्वरूप कनाडा के पूर्वी भाग की लवणता विशेष रूप से हडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर आदि की न्यून पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई सबको? आई कि नहीं? किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। मनप्रीत, विक्रम, कमलेश, है ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड लास्ट लिख लो वायुमंडलीय दाब एवं पवनों की दिशा। यस, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वायुमंडलीय दाब का मतलब ये कि जिन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है, उच्च वायुदाब का मतलब है कि वर्षा न होना, उच्च वायुदाब का मतलब ये है कि साल के अधिकांश समय मौसम साफ रहना। जितने समय तक किसी क्षेत्र में मौसम साफ रहता है, आप कह सकते हो वहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है। और यदि हाई प्रेशर बना हुआ यानी कि मौसम साफ है, तो ऐसे में इवेपोरेशन की क्रिया विशेष रूप से होती रहती है। अभी आपने कर्क और मकर रेखा की बात कही, तो कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में सामान्यतः उच्च वायुदाब की दशाएं हमेशा साल के 365 दिन प्रबल रहती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, मरुस्थलीय भागों में बहुत कम। ठीक है, और इसी वजह से विश्व का अधिकांश गर्म एवं शुष्क मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से भाई यह भी अपने आप में रोल प्ले करता है। लिखिए वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब एवं पवनों की दिशा एवं पवनों की दिशा पवनों की दिशा लवणता के वितरण को प्रभावित करती हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है, वहां पर लवणता भी ऊंची पाई जाती है। वहां पर लवणता भी ऊंची पाई जाती है। जैसे कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में, जैसे कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में, तो इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में निम्न वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं, निम्न वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं, वहां पर लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब के क्षेत्रों में प्रायः वर्षा होती रहती है। प्रायः वर्षा होती रहती है। क्लियर? चलिए भाई, आगे नेक्स्ट पैरा। इसी में पवनों की दिशा भी लवणता के वितरण को निर्धारित करती हैं। लवणता के वितरण को निर्धारित करती हैं। जैसे पूर्वा पवनों के मार्ग में महासागर के पूर्वी भाग में लवणता, महासागर के पूर्वी भाग में लवणता कम तथा पश्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है। क्योंकि वायु द्वारा जल के विस्थापन किए जाने के प्रभाव स्वरूप
वायु द्वारा जल के विस्थापन के परिणाम स्वरूप महासागर के पूर्वी भाग में जो जल नीचे से ऊपर आता है, निम्न लवणता वाला होता है। इसके विपरीत जबकि पछुआ पौनों में, यूं लिख लो, जबकि पछुआ पौनों में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। पूर्वा पौनों के मार्ग में, और ये हो गया पछुआ पौनों के मार्ग में। तो ये तो हुए नियंत्रक के कारक, सारी बातें भाई। प्रश्न मैंने लिखवाए हैं पहले से ही, इनको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, सोचो क्या हो सकता है, इन चारों को ही लिख दो, बहुत ठीक है। तो इस तरह से यहीं पर मैं थोड़ा क्लास को रोकूं भाई, टाइम हो रहा है। और अभी क्लास 11 बजे जीएस की रहेगी, मेरी ही क्लास रहेगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ाऊंगा, और फिर उसमें हम लोग मिलते हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हम लोग चर्चा करेंगे। मैडम तो आएंगे नहीं, मैडम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो हम लोग अब 11 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ब्रेक है, और फिर हम लोग जीएस की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं एंड थैंक्स। ओके बाय, थैंक यू।